अगर कोई अंग्रेज अधिकारी होता था, सैनिक हो चाहे असैनिक अधिकारी हो, यानी कोई गोरा हो, तो उस गोरे व्यक्ति को सम्मान देना ज़रूरी था। आप चाहे अपनी गाड़ी में जा रहे हों, चाहे आप अपनी बाइक पे, साइकिल पे जा रहे हों या बैलगाड़ी में जा रहे हों, अंग्रेज अधिकारी यदि आपके सामने आ गया तो आपको उतर के उसको झुक के सम्मान देना होता था। और अगर आप सम्मान नहीं देते थे तो अंग्रेज अधिकारी खूब मारपीट करते थे। और कई बार तो ऐसे उदाहरण देखे गए कि हमारे देश के नागरिकों को पीट पीट करके मार दिया गया, और बाद में जब उन्होंने न्याय की गुहार लगाई तो उस न्याय की गुहार में उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये हाल हमारा रहा। तो ये धार्मिक और सामाजिक कारण रहे। ठीक है, समझ पाए? थम्स अप करके मुझे बताएं। अब हालात समझना, इन अंग्रेजों ने भारतीयों के अंदर जो बीज बोया है, या बोले जिस तरह से उन्होंने प्रयास किए हैं, तो किस तरह से वो भारत को खोखला कर रहे थे वर्षों वर्षों तक। ठीक है, आप साथी अगर मैं बात करूं तो साधारणतः आप इन चीज़ों को नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन ये हम लोगों के पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम समझ पाएं। हमको सिर्फ नहीं समझना है कि उनके शासनकाल में क्या क्या प्रयोग हुए। राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल रीजंस क्या थे? राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण। और आपकी आत्मा क्षुब्ध हो उठेगी अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं, तो आप उस दर्द को समझ रहे होंगे। पॉलिटिकल पॉलिटिकल रीजंस, पॉलिटिकल रीजंस क्या थे? एक तो आप जानते ही हैं, वेलेजली की सहायक संधि। मैंने कहा था इसने भारत में अंग्रेजी राज्य को अंग्रेजों के भारतीय राज्य में बदल दिया। इसकी थी सहायक संधि, जो सब्सिडरी पॉलिसी थी। मेरा आपसे प्रश्न ये रहेगा, सब्सिडरी पॉलिसी के अधीन सबसे पहले किसको हड़पा गया था? तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। दूसरा, एक आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने अपनाया था? सबसे ज़्यादा तो बेड़ा गर्क इसी ने किया कि भारतीयों को बच्चा गोद तक नहीं लेने दे रहा था, डलहौजी। ठीक है, सहायक संधि किसकी थी? वालेजली। वालेजली। तो जब भारतीयों के आपका ये सेना एंटर करा देते थे, मैंने बताया सब्सिडरी पॉलिसी से एक अंग्रेज रेजिडेंट रखते थे, सेना देते थे, सेना को बढ़ाते चले जाते थे। अंग्रेज जब उस अंग्रेजी सरकार का, अंग्रेजी सेना का जब व्यय वो राजा नहीं कर पाता था तो उसके क्षेत्र को ले लेते थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी का है। इसकी पिछली ही क्लास में हमने सारा विवरण आपको दिया कि किस तरह अंग्रेजों ने अपनी मंशा को पूरा करने के लिए अपने ही नियमों को, जो गोद लेने की स्वीकार्यता उन्होंने दी थी, उसको कैंसिल कर दिया। बखूबी आप जानते हैं बहुत अच्छे से। हाँ जी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये भी एक राजनीतिक कारण बना, क्योंकि आपको पता है ये डलहौजी का कार्यकाल मुझे बताएं 1848 से 56, इसके जाने के एक वर्ष बाद ही तो 1857 की क्रांति हो गई थी। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया एक कारण। यहाँ पर आप बात बोले तो जितने भी सम्मानित व्यक्ति थे उनका अपमान ये करते थे। सम्मानित व्यक्तियों का अपमान, सम्मानित व्यक्तियों का अपमान, सम्मानित व्यक्तियों का अपमान, डिसरेस्पेक्ट ऑफ, डिसरेस्पेक्ट ऑफ, डिसरेस्पेक्ट ऑफ ऑनरीज, ऑनररी पीपल। जो सम्मान के लायक व्यक्ति थे। सम्मान के लायक व्यक्ति से क्या समझेंगे? जैसे कि मैंने आपको कहा जागीरदार, तालुकदार, इन सबको तो खत्म उन्होंने कर ही दिया। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है, जैसे कि मुगल सम्राट था, मैंने आपको बताया था अंतिम मुगल सम्राट का नाम आप मुझे बताइए। अंतिम मुगल सम्राट जिसने 1837 से 1857 तक शासन किया था, उसका नाम है बहादुर शाह जफर। अब बहादुर शाह जफर, या बोले तो जो मुगल शासक थे, वो सब आपका रहते थे लाल किले में। तो लाल किले में आपका जब कैनिंग आया, कैनिंग कैनिंग डलहौजी के बाद में आएगा, हम आपको पढ़ाएंगे कैनिंग। 1856 से लेकर के डलहौजी के जाने के बाद में कैनिंग आया था 1856 से 62, यानी कि जब आपका 1857 का संग्राम हुआ तो कैनिंग भारत में वायसराय था। दोनों के वर्ष आप याद रख लेना, इस समय बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं। तो कैनिंग ने यह कह दिया था कि भाई जो लाल किला है आपको खाली करना होगा, और इसके बाद में कोई भी आपका मुगल सम्राट नहीं होगा, यानी बहादुर शाह जफर जो है वो अंतिम मुगल सम्राट हैं, और बहुत जल्दी अब उनको उनसे शासन छीन लिया जाएगा। अब देखिए भारत में जो भावना थी, क्योंकि जब भारत में आए सब लोग, मुगल शासक आए, तो मुगल शासक क्या यहाँ के पैसे को लूट करके कहीं बाहर देश में भेज रहे थे? हाँ या ना? आप सबने समझा है मुगलों को उन्होंने क्या किया यहाँ पर आकर के। उन्होंने बेशक बहुत जगह बहुत सारे शासकों ने अत्याचार किए अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, जो उस समय की नीतियाँ होती थी, अधिकतर राजा उसी को करते थे। युद्ध होते थे और युद्ध में हानियाँ होती थी,
लेकिन कोई पैसा उन्होंने भारत से बाहर नहीं भेजा, यानी भारत को खोखला करने का काम नहीं किया। तो वो जब यहाँ पर बस गए तो भारत के लोगों के अंदर ये भावना थी कि जो मुगल शासक हैं वो ये आकर के यहाँ बस गए हैं। ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई आपका जो मुख्य केंद्र है वो बाहर है और यहाँ से वो पैसा वहाँ भेजते हों, जैसा कि ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। लेकिन अंग्रेजों को वो क्या मानते थे? विदेशी मानते थे लोग, क्योंकि अंग्रेजों को विदेशी मानना एकदम से सही है, क्योंकि वो यहाँ पर बसने वाले नहीं थे। उनके तो अधिकारी आते थे और ट्रांसफ़र लग के कभी कहीं देश में, कभी कहीं भेज दिए जाते थे। इसलिए भारतीयों के अंदर उनके लिए एक विदेशियों की भावना और हमारे राजाओं का जो आपका सम्मान नहीं उन्होंने किया, वह भी एक कारण बना। ठीक है, क्या बोलेंगे? एक आपका पेंशन पर रोक। बहुत सारे जो सम्मानित शासक थे, पेंशन पर रोक, जैसे नाना साहब की पेंशन, जो कि आपका मराठाओं के आपका वंशज थे, दत्तक पुत्र थे। क्या बोलेंगे इसको? हम बोल सकते हैं बैन ऑन पेंशन। बैन ऑन पेंशन में हम क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। इस तरह के बहुत सारे आपका रीजन थे, जैसे कि एक ब्रिटिश अधिकारी था, उसका नाम है चार्ल्स नेपियर। तो चार्ल्स नेपियर ने तो ये तक कह दिया था कि यदि मुझे 12 साल के लिए भारत की सत्ता सौंप दी जाए तो भारत में एक भी नरेश नहीं रहेगा, भारत में कोई भी निजाम का नाम नहीं सुनेगा और नेपाल हमारा होगा। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स जब उस समय पर आ रहे थे तो भारतीय नरेशों को ये लगता था कि हमसे अब सब कुछ है हमारा छीनने की बारी आ चुकी है, अब पीक टाइम आ चुका है। ठीक है, एक सैनिक कारण क्या थे? सैनिक कारण ये भी लिखना। मिलिट्री रीजन्स क्या थे? सैनिक कारण। मिलिट्री रीजन्स क्या थे? मिलिट्री रीजन्स। सैनिक कारण क्या थे? ये हमने यहाँ पर राजनीतिक कारणों की बात की है। तो सैनिक कारणों में एक आता है आपका पोस्टल सेवाओं पर टैक्स। पोस्टल सेवाओं पर टैक्स, टैक्स ऑन पोस्टल सर्विसेज। आप मुझे बताएं, जो पोस्ट ऑफिस एक्ट आया था डलहौजी के टाइम पर, वो किस ईयर में आया था? तो आप कहेंगे भैया 1854 में एक पोस्ट ऑफिस एक्ट आया था। अब से पहले क्या था कि उस पोस्टल में आपका ये होता था कि भाई 2 पैसे का खर्चा लिया जाता था यूं तो, लेकिन सैनिकों के लिए क्या था? ये पोस्टल सर्विसेज एकदम से फ्री थी, यानी सैनिकों को अपने किसी भी पोस्ट पर कोई खर्चा नहीं देना होता था। लेकिन 1854 में जब आपका पोस्ट ऑफिस एक्ट आया तो भारतीयों को इसको पेड कर दिया गया, भारतीय सैनिकों के लिए, अंग्रेज सैनिकों के लिए नहीं, सिर्फ भारतीय सैनिकों के लिए। तो उनके अंदर एक विद्रोह पैदा हुआ। लिख लेना, टैक्स ऑन पोस्टल सर्विसेज। एक एक यहाँ पर बात की गई समुद्र पार जाने की बात, समुद्र पार जाने की बात सैनिकों से की गई, टू क्रॉस द ओशियन। इसमें क्या दिक्कत है? टू क्रॉस द ओशियन, ये क्या विद्रोह की बात हो गई? तो ये दरअसल में एक सामान्य सेना भर्ती अधिनियम आया था 1856 में। कौन सा अधिनियम था? सामान्य सेना भर्ती अधिनियम, यानी कि आपका आर्मी रिक्रूटमेंट एक्ट एक आया 1856 में। तो चिंता की बात ये हुई थी कि उसमें पुराने सैनिकों के लिए नहीं था, वो था जितने भी नए सैनिक भर्ती होंगे उन नए सैनिकों को युद्ध के लिए कहीं भी भेजा जा सकता है। अब भारत में परंपरा ये थी कि कोई भी व्यक्ति यदि समुद्र पार यानी कि कहीं विदेश में कभी चला गया तो उसको उसकी जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता था, उसको उसकी जाति से बहिष्कार कर दिया जाता था, यानी कि उसको ये माना जाता था कि हमारी जाति का व्यक्ति अब नहीं रहेगा। ये भी एक अंधविश्वास है। आज देखिए, आज तो किसी को जाति से बहिष्कृत नहीं किया जाता। इवन विदेश घूमने जाना तो एक लग्जरी का प्रमाण आज माना जाता है कि कोई व्यक्ति अगर जाकर के पेरिस से अपनी फ़ोटो अगर पोस्ट कर दे तो ये माना जाएगा कि ये तो भैया बढ़िया, एक अच्छा इसकी आमदनी हो रही होगी, एक धनी व्यक्ति है जो विदेश में जाकर के भी घूम पा रहा है, तभी तो घूमेगा व्यक्ति। तो पहले इस तरह के अंधविश्वास थे, और जब वो अगर कभी चला भी जाता था सैनिक तो उसको उसकी जाति से बहिष्कृत माना जाएगा। इनको दिक्कत क्या थी? जितने भी पुराने सैनिक थे वे क्यों विद्रोह करेंगे अगर नियम नए सैनिकों के लिए था? तो पुराने सैनिक विद्रोह इसलिए कर रहे थे क्योंकि सेना में जो भर्ती होती थी वो पैतृक आधार पर होती थी, यानी जो सेना में है कल को उनका बच्चा होगा, तो उन्होंने देखा कि भाई हमारा बच्चा कल को सेना में भर्ती होगा, कल को उसको ये विदेश भेजेंगे, विदेश से आएगा तो हमारे बच्चे का जो है सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा। तो इसीलिए वो सब क्या बोलेंगे आपका उसका विरोध करने लग गए। तो समुद्र पार जाने की बात ये भी एक कारण बन गया, याद रखना कि हमारे बच्चों की जाति कहीं ना खो जाए। अच्छा, तीसरा कारण क्या था? अपने आप ही इमेजिन कर लिया वो में प्रमुख, इसको अलग से भी लिख सकते हैं, एक अफवाह थी। अफवाह समझते हैं? अफवाह किसी भी बात की फैल सकती है, रिमर्स।
RUMORS, रूमर्स, अफवाह। अफवाह फैलती है इस बात की कि प्लासी के युद्ध में, जो प्लासी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था, प्लासी के युद्ध के, ये बस 100 सालों के लिए आए हैं, प्लासी के युद्ध के 100 वर्ष बाद, 100 वर्ष बाद ये लौट जाएंगे। दे विल रिटर्न आफ्टर 100 years। ऐसी एक धारणा विकसित लोगों ने अपना आप कर ली। तो वो युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध, बताइए किस किस के बीच में हुआ था। आप अब एक एक बिंदु को जानते हैं क्योंकि आप क्रमवार अध्ययन कर रहे हैं और आपकी एक पकड़ होगी इस पर। तो आप जानते हैं सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में युद्ध हुआ था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत का कारण माना जाता। तो अपने आप ही इमेजिन कर लिया कि 100 वर्षों के बाद में ये लोग यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है। यानी जाने की बारी कब आएगी, 1857 में। ये सब कारण थे। तो समझ में आया कितने सारे कारण हो गए। लेकिन तभी इमीडिएट कॉज क्या हुआ, तात्कालिक कारण क्या हुआ, कि भैया ये तो लंबे समय से सारी चीजें आ रही हैं, तात्कालिक कारण, एक इमीडिएट कॉज क्या हुआ, ऐसी कौन सी घटना घट गई कि ये सारी चीजें जो, ये तो मैंने आपको बताया, देखो किस किस वर्षों में है। कोई सी घटना ने जन्म लिया है, आपका 1813 से शुरुआत हुई, कोई घटना 1829 की है, तो ये तो प्राचीन समय की घटनाएं हुई। अभी 1857 में एकदम से इंटेंस क्या हो गया, तो एक तो 1757 के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, और एक तात्कालिक कारण था। तात्कालिक कारण जो सबसे प्रमुख माना जाता है, जो कारतूस थे, कारतूस, अगर हम आपको भी बताएंगे, कारतूस भी छोड़िए, कहानी बताता हूँ मैं आपको। जो आर्मी का इनका हेडक्वार्टर हुआ करता था, वो कुछ ही जगह थे इनके, जैसे एक जगह दमदम भी थी, डमडम जिसको कहा जाता है। तो वहाँ पे आधुनिक इनका शस्त्रागार था जहाँ पर ये अपने मतलब तोप वगैरह इन सब की सर्विस करते थे, अपनी गन वगैरह इन सब को रखते थे। तो वहाँ पर एक बड़ी घटना घटी। इनके पास में जो राइफल होती थी, उस राइफल का नाम था ब्राउन बेस। क्या नाम था, तात्कालिक कारण था कि एक राइफल जो अब तक ब्रिटिश सेना प्रयोग कर रही थी, उसका नाम था ब्राउन बेस। ब्राउन बेस राइफल के नाम जानते हो, किसी एक राइफल का नाम आप भी लिखिए। जैसे जो लोग यूपी पुलिस में हमारे साथी होंगे वो जानते होंगे, यूपी पुलिस में रहती है इंसास राइफल 5.56 mm। AK-47 आपने देखी होगी, AK-47 जो 7.62 mm होती है। पबजी वाले भी जानते होंगे, जो लोग पबजी खेलते होंगे। तो हरी गोली जो होती है वो 5.56 की होती है, जो रेड आपका बुलेट होता है वो 7.62 होता है, ठीक है, जो AKM में लगता है, AK-47 में। तो वही 7.62 mm यहाँ पर था। और इस ब्राउन बेस राइफल की जगह वो प्रयोग करे यहाँ पर इनफील्ड राइफल। क्या, इनफील्ड राइफल, इनफील्ड राइफल, इनफील्ड राइफल। और ये इसकी जगह आपका 1856 की बात है, एक राइफल आई नई, और इसको लाया गया सबसे पहले कहाँ पर, डमडम कैंटोनमेंट में, डमडम छावनी, डमडम छावनी। और डमडम छावनी में क्या था, आप समझिए उस समय की ये घटना। तो एक आपका वहाँ पर एक सैनिक था, ये कहा जाता है कि उच्च जाति का एक सैनिक था, वो अपने लोटे में पानी लेकर के जा रहा था। तथाकथित उच्च जाति, उच्च और नीच कुछ नहीं होता है, उच्च और निम्न कुछ नहीं होता। अगर व्यक्ति आपके मन में कोई बात घर कर गई है और उसने अपने मन में ये है कि नहीं मैं तो इस व्यवस्था को मानूंगा ही, तो उसके लिए सब कुछ है। और अगर कोई मनुष्यत्व यानी कि मानवता के भाव अपने अंदर रखता होगा तो उसके लिए कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो कहते उच्च जाति का कोई सैनिक था, उसके हाथ में पानी का एक लोटा था। अब वहीं पर एक खलासी का काम करता था इस डमडम छावनी में, उससे पीने को पानी मांगा उसने। उसने कहा पीने के लिए पानी मुझे दे दो। तो उन्होंने कहा, उसको धमकाया कि तेरी जाति जो है वो निम्न है और तू इस पानी को पीने का अधिकारी नहीं है। उसने कहा अच्छा बेटे, पता चल जाएगा तुमको। अभी जो नई राइफल आई है ना, उसमें जो कार्टेज है, जो कारतूस है, जो गोली है, उसमें एक खोल है, उस खोल को मुंह से खोलना पड़ता था। और जो तुम खोल खोलोगे ना, वो उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। तो तब कल पता चलेगा तुम्हारी जाति का, तुम्हारे धर्म का। तो इस तरह से उसने जाकर के अपने सैनिकों की बताई ये बात जाकर के कि भाई इस तरह से बात चल रही है। और जाकर के इन्होंने क्या कर लिया है, तात्कालिक कारण यही बन गया। घटना क्या था, जो कारतूस थे, जो कार्ट्रिज थे, कारतूस में, क्या भैया ये सच में था या सिर्फ अफवाह थी, कारतूस में, और ये सच में है, इसकी पुष्टि की गई थी बाद में, गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल, गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल। इसने जोर दे दिया इस घटना को, चर्बी का इस्तेमाल, चर्बी का इस्तेमाल क्या बोलेंगे इसको, बोल सकते हैं मिक्सिंग ऑफ काउ, मिक्सिंग ऑफ